हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और पूरे जोश के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में मेरे साथ नीट की और जेई मेंस की तैयारी के अंदर जुटे हुए होंगे। अब ये जो हमारा सिलसिला है इसके अंदर हम और आगे बढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स डायमेंशंस एंड एरर्स के लेक्चर नंबर 5 के ऊपर। पिछला जो लेक्चर था, इनकेस आपने नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। उसमें हमने एरर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। एरर्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, जीरो एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजरमेंट की प्रोसेस है किस तरीके से परफॉर्म करी जाती है, किस तरीके से मेजरमेंट के अंदर आप एरर कैलकुलेट करते हो और अपना फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करते हो। इस प्रोसेस में हमें ढेर सारे एरर के रिप्रेजेंटेशन जानने को मिले, जैसे एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया और रिलेटिव एरर हो गया। और हमने साथ ही साथ में दो रूल्स ऑफ एरर प्रोपेगेशन भी देखे थे। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देखा था कि दो क्वांटिटीज आपने मेजर करी है, आपने उनको ऐड किया और किसी तीसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट किया, तो उस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में भी एरर पहुंच जाती है। किस रूल के अकॉर्डिंग पहुंचती है ये हमने देखा था। इसी तरीके से आपने दो क्वांटिटीज को मेजर किया, दोनों के अंदर एरर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आप तीसरी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो तीसरी क्वांटिटी के अंदर भी एरर पहुंच जाती है। किस रूल के अकॉर्डिंग पहुंचती है उसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, वो भी हमने देख लिया था, राइट। तो आज हम हमारे इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हम और रूल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे जहां पर कोई भी रूल नहीं लगता, ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। मैं रिकमेंड करूंगा हर एक बच्चे को कि अपनी कॉपी, पेन और अपना दिमाग तीनों चीजें लेके बैठे और शुरुआत से लेके आखिरी तक इस लेक्चर को पूरा देखे, राइट। तो सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक फ्लो है वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा रूल्स ऑफ एरर प्रोपेगेशन जो हमारे बच रहे हैं उसको अपन कवर करेंगे, फिर कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे सवालों के माध्यम से, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के रूल्स के अपन रूल्स देखेंगे और इस तरीके से अपन इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने वाले, क्योंकि देखो रूल का मतलब क्या होता है, हथियार। तो मैं जब भी आपको कोई हथियार दूंगा तो ऑब्वियसली उस हथियार को कब चलाना है और कैसे चलाना है, इन दो चीजों को बहुत बारीकी के साथ में सिखाऊंगा। और आप ये कब सीख पाओगे, जब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उस हथियार को चलाना सिखाऊं। तो ये मेरा थोड़ा सा स्टाइल है, यानी कि आज का जो लेक्चर है उसके अंदर ढेर सारे सवाल होने वाले हैं, ढेर सारे वर्कड आउट एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर दैट, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार अपनी कॉपी, अपना पेन लेके बैठो, वरना आप बीच में ही ये लेक्चर बंद कर दोगे। कॉपी पेन लेके बैठोगे, मजा आने लगेगा, आप शुरुआत से लेके आखिर तक कब समय गुजर गया आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे जो कि नीट के लिए सीरियस हैं, जो कि जेई मेंस के लिए सीरियस हैं, जो कि किसी भी हाल में सिलेक्शन चाहते हैं, वो 1% कमी नहीं रखना चाहते अपनी तैयारियों के अंदर। तो क्या सिर्फ लेक्चर्स देखना सफिशिएंट है? लेक्चर्स तो बहुत बढ़िया है ना। तो बेटा ईमानदारी से कहूं तो सिर्फ लेक्चर्स देखने से काम नहीं होगा, मैं खुद आपको गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, आप अगर मेरा पूरा मेथड फॉलो करो, मेरे लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, उन डीपीपीस का सॉल्यूशन देखो, इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर कहीं डाउट्स आ रहे हैं तो मुझसे बात करो, मेरे से लाइव इंटरेक्शन का फायदा उठाओ और फ्रीक्वेंटली टेस्ट देते रहो। अगर इस पूरे मेथड को आपने फॉलो कर लिया ना, तो फिर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी चीजें, हमें तो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि यूट्यूब के ऊपर सिर्फ लेक्चर्स ही प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, बाकी सारी चीजें मैंने खुद से अपनी वेबसाइट बनाई है www.physicsman.in, और इस वेबसाइट के ऊपर मैंने सब कुछ एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर रखा है। आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे मेरे स्पेशल लेक्चर्स होते हैं जिसमें मैं और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, कुछ और स्पेशल टॉपिक्स पढ़ाता हूं,
जो कि एग्जाम में आपकी स्पीड बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस के अंदर, आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, डीपीपीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने का जरिया मिलेगा, मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फ्रीक्वेंट टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि आपका नीट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर आने वाला है, जेई के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर आने वाला है। तो इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर चेकआउट करना, अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आपको इस वेबसाइट के ऊपर पढ़ने के अंदर मजा आएगा। ठीक है, तो अब आई थिंक हम सब तैयार हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, मैंने आपको 2 रूल्स ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उन रूल्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक रूल बताया था, कौन सा रूल बताया था मैंने? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बताया था। उसमें मैंने कहा था कि मान लो आपने किसी क्वांटिटी ए को मेजर किया, किसी क्वांटिटी बी को मेजर किया, और अब आप इन दोनों को घटा रहे हो, ए माइनस बी कर रहे हो, और इस तरीके से आप तीसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, या फिर हो सकता है आपने दोनों क्वांटिटीज को ऐड किया हो, इसको कहा जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, तो इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो पक्का इस क्वांटिटी को जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें भी एरर होनी चाहिए। रूल क्या कहता था कि इस क्वांटिटी की जो एब्सोल्यूट एरर है वो किसकी इक्वल हो जाती है? एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। ध्यान रखना, भले ही आप ऐड कर रहे हो, भले ही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एरर्स हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के अंदर कौन सी एरर्स ऐड होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है। ये हमने अच्छे से जाना था। तो अब इस सवाल को देखो, क्या हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर आर मेजर्ड टू बी दिस एंड दिस, है ना? हमें बताना है थिकनेस कितनी होगी। तो इतना तो हमें पता ही है कि जो थिकनेस होती है वो किसके इक्वल होती है? थिकनेस जो होती है वो होती है आपकी एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, इन दोनों की डिफरेंस के इक्वल होती है। नोटिस करो, आपने एक्सटर्नल रेडियस को मेजर किया है, ये रहा आपका रिजल्ट, और आपने इंटरनल रेडियस को भी मेजर किया है, ये रहा आपका रिजल्ट। अब आप इन दोनों का डिफरेंस करके थिकनेस को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो पक्का थिकनेस के अंदर भी एरर आएगी। पहले तो थिकनेस होगी कितनी अपन वो देख लेते हैं। तो हमारी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो है 4.23, ठीक है, माइनस जो इंटरनल रेडियस है वो है 3.89। तो पहले तो अपन इसको निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 13 में से 9 चले गए तो कितना बचेगा? 13 में से 9 चले गए तो बचेगा 4, ठीक है, और यहां पर बचेगा आपका 1। 11 में से 8 चले गए तो बचेगा 3, तो 0.34 सेंटीमीटर में है, तो यहां पर अपन सेंटीमीटर लिख देते हैं। इतनी तो हमारी थिकनेस आएगी, ये तो थिकनेस की वैल्यू आ गई। रही बात थिकनेस में एरर कितनी आएगी, तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भले ही आप ऐड करो भले ही आप सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। यानी कि आपको एक्सटर्नल रेडियस की जो एरर है और इंटरनल रेडियस की जो एरर है, ठीक है, इन दोनों को हमेशा क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये भी है 0.01 और ये भी है 0.01, तो डेल्टा टी जो है वो फाइनली आ जाएगा आपका 0.02 सेंटीमीटर। गौर से देखो, ये दोनों ही एरर्स जो हमें दे रखी है ये मीन एब्सोल्यूट एरर ही है, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज एरर होती, मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक ऐसा एग्जांपल करवाया था, तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता एब्सोल्यूट एरर के अंदर और फिर हम उसे ऐड करते। यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है? दोनों एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग हमारी थिकनेस और उसकी एरर निकाल सकते हैं। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा हम कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो हम इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारी जो थिकनेस है वो हो जाएगी 0.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 0.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर एकदम करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये आपको काफी कुछ सिखा के जा रहा है, इसको आपको अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
द रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब हम V का मेजरमेंट कर रहे हैं, कितना मिला 100 प्लस माइनस 5, और I का मेजरमेंट कर रहे हैं, कितना मिला 10 प्लस माइनस 0.2। हमें बताना है व्हाट इज द टोटल एरर इन R, और ऑप्शंस देख के पता पड़ गया हमें परसेंटेज एरर बतानी है रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी को आपने मेजर किया दैट इज A, एक और क्वांटिटी को आपने मेजर किया दैट इज B, और इन दोनों का डिवीजन करके आप तीसरी क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहे हो, तो इन दैट केस जो रूल ऑफ एरर प्रोपेगेशन है वो क्या कहता है कि परसेंटेज एरर इन Z जो होगी, ध्यान देना, परसेंटेज एरर इन Z जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, परसेंटेज एरर इन A प्लस परसेंटेज एरर इन B, इसके इक्वल हो जाएगी। ये है हमारा रूल, इसको अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल। ये भी हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो बहुत अच्छी बात है, बस इसमें एक चक्कर पड़ रहा है कि हमें जो एरर दी हुई है, देखो परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब पहले हमें परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो परसेंटेज एरर इन वोल्टेज निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी, कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर 5 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 5%। तो वोल्टेज में तो 5% की एरर है। और करंट की एरर निकाल लेते हैं, परसेंटेज एरर इन करंट, ये हो जाएगा, करंट में एरर है 0.2 डिवाइडेड बाय वैल्यू है 10, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, 0 से 0 चला गया, तो ये आ गया आपका 2%। तो ऐसे हमने दोनों की परसेंटेज एरर निकाल ली। क्यों? क्योंकि रूल परसेंटेज एरर के टर्म्स में बात करता है। अब तो काम आसान है, परसेंटेज एरर इन R जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका V, मतलब परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट, इन दोनों की परसेंटेज एरर की सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब आंसर आ जाएगा आपका 5% प्लस 2%, यानी कि 7% वुड बी द एरर इन रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल। जब आप डीपीपीस के अंदर सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, तो आप देखोगे जब भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता हुआ नजर आएगा, आप तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में बात हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर की टर्म्स के अंदर बात हो रही है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा सर, मान लो ना तो एडिशन हो रहा हो, ना सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ना ही डिवीजन हो रहा हो, आपने क्वांटिटी को मेजर किया और आप उसको रेज कर रहे हो अप टू सम पावर। पावर रूल जो है वो कैसे काम करेगा, बड़ा सिंपल है। तो हम चलते हैं हमारे एक और रूल के ऊपर, ठीक है। इसको अपन कहेंगे पावर रूल। क्या नाम दिया हमने इसका, इसका नाम हमने रख दिया पावर रूल। अब ये जनरल रूल हो गया हमारा, ठीक है, पावर रूल, ठीक है, जनरल रूल बना रहे हैं अपन। मान लो आपने किसी क्वांटिटी ए को मेजर किया, बी को मेजर किया, सी को मेजर किया और डी को मेजर किया, ठीक है। और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप क्वांटिटी जेड को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग दीज 4 क्वांटिटीज। उस फॉर्मूले में आपने देखा कि ए की पावर जो है वो तो m है, बी की पावर -n है, सी की पावर -p है, और डी की पावर है -q या +q ले लो एक बार, है ना। तो इन जनरल मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, इसको यूज करके आप z को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। अब बताओ z में जो एरर होगी वो कितनी होगी। तो रूल ये कहता है कि परसेंटेज एरर इन z जो होगी, ध्यान देना यहां पर भी रूल किस एरर की टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं,
परसेंटेज एरर की टर्म्स में बात कर रहा है। तो रूल क्या कहता है, परसेंटेज एरर इन जेड जो होगी वो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपने पावर m है तो m से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, परसेंटेज एरर इन a को। यहां पर पावर भले ही नेगेटिव है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है पावर की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहां पर भले ही नेगेटिव है बट फिर भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो मैं मॉड्यूलस में रख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, मॉड्यूलस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो जाएगा टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, इसी प्रकार से पावर भले ही ऊपर हो भले ही नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस पावर से मल्टीप्लाई करना और वो भी पॉजिटिव वैल्यू से। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, इसकी भी मॉड्यूलस लगा देता हूं, परसेंटेज एरर इन सी और प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन डी। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट एरर इन जेड, जो कि हमने इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट किया है। तो ये आपके बहुत काम आएगा, बहुत सारे सवाल जो है वो नीट के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस पूछे गए। मतलब नीट और जेई मेंस का जो डोमेन है ना, उसमें इसके यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से सीखना है। रूल तो बड़ा सिंपल सा है, सीधा साधा सा रूल है। ठीक है, तो अपन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। सबसे पहला सवाल लेते हैं अपन, व्हेन अ कॉपर स्फीयर इज हीटेड मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन। ठीक है, तो आपने कॉपर स्फीयर को गर्म किया, आपको सबको पता है गर्म करने पर, ठीक है, चीजें फैल जाती है। तो आपका जो स्फीयर है उसकी रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो आप अज्यूम कर लो, लेट जो रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस जो है इंक्रीजेस बाय, रेडियस इंक्रीजेस बाय x%। रेडियस कुछ परसेंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, इतना हमें पता पड़ गया कि रेडियस जो है वो कुछ परसेंट इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब आते हैं अपन किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। तो आप सबको पता है जो एरिया होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे तो फॉर्मूला वगैरह हमें पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए वो होता है कितना, एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो आपने नोटिस किया हाँ कि यहां पर ये जो 4 पाई है ना, ये तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर कभी एरर नहीं आ सकती। तो जब एरर की टर्म्स में बात करेंगे तो न्यूमेरिक कांस्टेंट को अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आया समझ में, जैसे अपन डायमेंशन में इग्नोर करते थे वैसे यहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर हमने देखा रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। आप कहोगे परसेंटेज एरर इन एरिया, एरिया को मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं। ठीक है, परसेंटेज एरर इन एरिया, 4 पाई को तो इग्नोर कर दोगे, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस के बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस। और परसेंटेज एरर इन रेडियस कितनी है, x% है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ x%। तो एक चीज तो तय हो गई कि रेडियस से ज्यादा इंक्रीज होगा आपका एरिया। परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो रेडियस सिर्फ कितना इंक्रीज हो रही थी, x%, एरिया कितना हो रहा है, 2x% इंक्रीज हो रहा है, जस्ट डबल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अब तो आपको समझ ही गया होगा, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की अपन बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। इसका मतलब परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो होगा 4/3 अपॉन पाई, ये तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इग्नोर कर देंगे, थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन आर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब 3x% चेंज हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अब आपके पास में आंसर आ गया, आपसे पूछा गया मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन, तो हमें पता पड़ गया जो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज होगा वो किसके अंदर होगा, वो वॉल्यूम के अंदर होगा। वॉल्यूम वुड बी योर करेक्ट आंसर। आया पावर रूल थोड़ा सा यहां पर यूज, और आगे चलते हैं।
ये देखो क्वेश्चन, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी है x, गिवन बाय दिस फॉर्मूला। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ k l m n हमें दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाय, ठीक है, वही मतलब हमें x के अंदर परसेंटेज एरर पूछी गई है, कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लगा देंगे कि परसेंटेज एरर इन x जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 जो है वो तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2 को तो अपन इग्नोर कर देंगे। यहां पर पावर कितनी है 3, तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन k। यहां पर पावर कितनी है 2, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन l। यहां पर पावर कितनी है सिंगल 1, तो सीधा सीधा परसेंटेज एरर इन m, है ना। और रूट n का मतलब क्या होता है हाफ, पावर हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ परसेंटेज एरर इन n। ये हो जाएगा आपका सिंपल सा फॉर्मूला। लगा दो, सबकी वैल्यूज रख दो। तो k के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 1%, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1%। l के अंदर है 2%, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2%। m के अंदर है 3%, तो यहाँ पर सीधा सीधा 3% आ गया। और n के अंदर है 4%, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4%। तो आंसर आ जाएगा आपका 3, 2 और 2 4 हो गया, तो 3 + 4 7, 7 + 3 हो गया आपका 10, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा आपका 12%। 12% जो है आपको अनसर्टेनिटी नजर आएगी किसके अंदर, x के अंदर। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, राइट। और आगे चलो देखो इसको। द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोन। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं, हालांकि 10th में भी आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो, बट जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कई बार रिलेशन वो नहीं देगा अपनों को खुद को फिगर आउट करना है। हमने पूरी फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो हमने देखा था, या देखोगे आप मेरे साथ में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हीट का एक फॉर्मूला होता है, क्या, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसने दे नहीं रखा। ऐसे सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है जहां पर आपको पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी, आपको खिचड़ी बनानी पड़ेगी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, इसके आगे का क्वेश्चन बहुत आसान है। एरर इन मेजरिंग द अबव आर 1%, 2% एंड 1%। मतलब रेजिस्टेंस के अंदर एरर कितनी है 1%, करंट के अंदर है 2% और टाइम के अंदर है 1%, है ना, इसी ऑर्डर में लेना है। तो आपको बताना है हीट के अंदर मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो यहां पर वही पावर से इन्वॉल्व है, तो पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आप लिखोगे परसेंटेज एरर इन हीट किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन करंट जो कि हमें दे रखा है, प्लस सीधा सीधा परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस ये भी हमें दे रखा है, प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम ये भी हमें दे रखा है। बस इनकी वैल्यूज रखनी है। तो देखो, डिपेंडेंट अपॉन रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, तो रेजिस्टेंस की एरर कितनी है 1%, तो रेजिस्टेंस की जगह मैंने रख दिया 1%, है ना, थोड़ा ध्यान रखना वैल्यूज रखने के अंदर। करंट की एरर कितनी है 2%, तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2%। और टाइम की एरर कितनी है 1%, तो यहां पर भी मैंने रख दिया 1%। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 + 1 5 + 1 6, तो 6% आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, है ना। थोड़ा ऑर्डर वगैरह ध्यान रखना, बच्चे ऑर्डर में नहीं रखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक। और आगे चलते हैं अपन यहां से। ये सवाल देखो, while measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, student makes a positive error of 1% in length of the pendulum and a negative error of 3% in the value of time period, है ना। his percentage error in measurement of the value of g will be, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं बताता हूं क्या ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या ध्यान रखना है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मेजरिंग एक्सेलरेशन, तो पहले तो यहां पर भी फॉर्मूला हमें नहीं दे रखा, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको
जब आप सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आपको याद होगा, टी होता है आपका 2 पाई रूट एल अपॉन जी। इसी को यूज करके आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेजर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करना है, तो जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, है ना। मैंने क्या करा, रूट जी को मैं इधर लेके आ गया और फिर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो रूट जी का स्क्वायर तो हो गया जी, 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, रूट एल का स्क्वायर हो गया एल, और टी जो है वो नीचे चला जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ये किया मैंने। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। स्टूडेंट मेक्स अ पॉजिटिव एरर ऑफ 1% इन द लेंथ। तो अब यहां पर वही पावर्स वगैरह इन्वॉल्व है, तो इतना तो हमें पता पड़ गया कि परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी जो होगा वो कितना हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगी। लेंथ की पावर कितनी है 1, तो एक तो आ जाएगा सीधा सीधा परसेंटेज एरर इन लेंथ, एक तो ये आ गया। और इसकी पावर कितनी है 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका, देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर टी की पावर कितनी है 2 है। अब यहां पे नोटिस करना, इंटेंशनली क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो स्टूडेंट है वो पॉजिटिव एरर कितनी ले रहा है 1%। अब की बार यहां पर आपको पॉसिबल एरर की बात नहीं करी जा रही, अब की बार आपको सर्टेन एरर की बात करी जा रही है कि इट्स डेफिनेट कि स्टूडेंट ने लेंथ के अंदर जो एरर करी है वो आपकी पॉजिटिव एरर है। ठीक है, ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जो एरर करी है, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड अ नेगेटिव एरर ऑफ 3% इन वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। तो जहां पर इस तरीके से बात कर रहा हो क्वेश्चन के अंदर कि यार आपकी एरर जो है वो सर्टेन है, ठीक है, तब आप रेंज नहीं बताते एरर की, तब आपको मैक्सिमम एरर नहीं बतानी होती, तब आपको डेफिनेट एरर ही बतानी होती है, और तब आपका रूल जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। ध्यान देना बेटा, उस कंडीशन में आपको जैसी पावर है वैसी की वैसी पावर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे लेंथ की पावर है 1, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, टाइम की पावर है 2, ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो अब की बार आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड को। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी एरर के बारे में बात करी जाए और एरर को एज अ चेंज ट्रीट किया जाए, अभी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, जब भी एरर को एज अ चेंज, देखो जब एरर की हम बात करते हैं तो एरर दोनों साइड पर हो सकती है, इसलिए अपन एरर के अंदर प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं। जब अपन लिखते हैं ना कि भाई एक्स में डेल्टा एक्स एरर है, तो अपन डेल्टा एक्स के साथ में प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं। तो एरर जो है उसमें हम मैक्सिमम पॉसिबल रेंज की बात करते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर टोटल कितना चेंज हो सकता है, ठीक है, टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। और यहां पर ये फिक्स कर दिया गया है कि भैया लेंथ के अंदर पॉजिटिव साइड पर है एरर, मतलब लेंथ पक्का ज्यादा मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट, और टाइम के अंदर नेगेटिव साइड पर है एरर, इसका मतलब टाइम पक्का कम मेजर कर रहा है स्टूडेंट। यहां पर एरर को एज अ चेंज ट्रीट किया गया है कि लेंथ को जब मेजर किया ना तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव साइड पर चेंज हो गया 1%, और जब टाइम पीरियड को मेजर किया तो आपका रिजल्ट नेगेटिव साइड पर चेंज हो गया, थोड़ा सा कम आया। तो जब एरर को एज अ चेंज ट्रीट किया जाता है तब हमें फाइनल जो रिजल्ट है वो भी एज अ चेंज ही कैलकुलेट करना होता है। यानी कि हम जो पावर्स हमेशा पॉजिटिव लिया करते थे, यहां पर उस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, जैसी पावर है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसी एरर है उसी साइन के साथ में हम एरर रखेंगे। भाई आज तक अपन एरर भी तो हमेशा पॉजिटिव रखते थे, अब यहां पर जैसी एरर है वैसा अपन यहां पर वैल्यू रखेंगे। तो हमें दे रखा है कि परसेंटेज एरर इन लेंथ जो है वो कितना है, वो है पॉजिटिव 1%, पॉजिटिव 1%, और परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड
ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है -3%, ये हमें दे रखा है -3%। तो हमें एज इट इज रखना है, पावर भी एज इट इज और वैल्यूज भी एज इट इज। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन एरर को एज अ चेंज ट्रीट कर रहे हैं। तो देखो आंसर क्या आएगा, तो अब आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ, यानी कि +1%, और यहाँ पर -2 परसेंटेज एरर इन टाइम, यानी कि -3%। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 2 करोगे 6, और 6 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 7%। आंसर आपका क्या आएगा, 7% आएगा। दिस ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको मैं स्पेसिफिकली भी बताऊंगा आपको, बट इस सवाल के थ्रू आपको पता पड़ गया होगा कि हाँ यार, सवाल में जब एरर की बात करी जाए, जब मैक्सिमम एरर पूछी जाए, जब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पूछी जाए, तब तो हमारा पावर रूल जो है वो किस तरीके से काम करता है कि एरर्स हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है और पावर्स भी हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है। बट जब एरर को एज अ चेंज ट्रीट किया जाए तो हमें पावर्स भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और एरर्स भी हमें एज इट इज़ रखनी होती है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। दिस इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, स्लाइट पॉइंट, जो बहुत मसालेदार चीज़ है ना इस रूल की, वो आपको मैंने बताई है इस सवाल के अंदर। अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होता और बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अपन इसके बारे में। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करेंगे। एक वायर है, मास, रेडियस और लेंथ, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो आपकी जो डेंसिटी होती है उसका पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मली डेंसिटी को अपन रो लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास मतलब m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लेंथ और रेडियस की टर्म्स में कैसे लिखते हैं अगर सिलेंड्रिकल है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल। पहले तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर क्योंकि पावर्स इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब पावर रूल लगेगा। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन मास प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। अब दिक्कत यह है कि इस सवाल में हमें परसेंटेज एरर नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। जैसे परसेंटेज एरर इन मास आपको निकालना पड़ेगा, कितना है, एरर दे रखी है आपको 0.003 डिवाइडेड बाय वैल्यू दे रखी है आपको 0.3, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 0.3 आ जाएगा, और ओवरऑल कट के आंसर कितना आएगा आपका, 1% आ जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन रेडियस कितनी है, वैल्यू है 0.005, नीचे है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलर कैलकुलेशन, सिमिलर आंसर, 1% आ जाएगा यहाँ पर। और इसको देखो परसेंटेज एरर इन लेंथ, तो ये है आपका 0.06 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 6 जो कि नीचे वाले 6 से कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपका 1%। अब तो वैल्यूज रखनी है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी वुड बी परसेंटेज एरर इन मास, दैट इज 1%, ट्वाइस ऑफ 1% एंड 1%। तो ये हो गया 1 + 2 3 एंड +1 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 4%। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बना बना के पूछे जा सकते हैं। और आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, एरर वर्सेस चेंज। एरर वर्सेस चेंज, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली बता दिया, ठीक है। अगर z आपको कह रखा है a⁻m b⁻n डिवाइडेड बाय c⁻p एंड d⁻q,
ठीक है। तो जब एरर की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जब एरर की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी, ऐसी लैंग्वेज यूज करी जाएगी, तब तो अपन क्या करेंगे, रूल कैसे काम करेगा कि परसेंटेज एरर इन जेड जो है सारी पावर्स पॉजिटिव हो जाएगी। एम को अपन पॉजिटिव बना के परसेंटेज एरर इन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एन को अपन पॉजिटिव बना के परसेंटेज एरर इन बी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी को अपन पॉजिटिव बना के परसेंटेज एरर इन सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्यू को पॉजिटिव बना के अपन परसेंटेज एरर इन डी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये तो हो गया एरर की बात, ये तो अपन ने देख लिया। लेकिन अगर यहीं पर कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज कर दिया जाए और चेंज की टर्म्स में बात किया जाए, मतलब डेफिनेट एरर आपको दे रखी हो कि इसमें पॉजिटिव एरर है, इसमें नेगेटिव एरर, डेफिनेट एरर्स दे दिया आपको। डेफिनेट एरर का मतलब है डेफिनेट चेंज, ठीक है। तब आप क्या करोगे, तब आपको पावर्स एज इट इज लेनी है। तब आप लिखोगे कि परसेंटेज चेंज इन जेड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, एन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, ठीक है। साथ ही साथ में पी जो है, देखो ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पी हो जाएगा, तो पॉजिटिव पी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन सी हो गया। और ये माइनस क्यू है, ऊपर जाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तो नेगेटिव हो गया, पी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव क्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन डी। कहने का मतलब ये है जैसी पावर है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब जैसे इस सवाल को देखो, इन अ सिंपल पेंडुलम लेंथ इंक्रीजेस बाय 4%, जी इंक्रीजेस बाय 2%। इंक्रीज डिक्रीज लैंग्वेज पकड़ो, यहां पर इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज किया गया, मतलब एज अ चेंज आपसे बात करी जा रही है। तो आपसे पूछा गया है बताओ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। इसका मतलब एल की पावर कितनी है, पॉजिटिव हाफ, और जी की पावर कितनी है, नेगेटिव हाफ। और क्योंकि यहां पर चेंज की टर्म्स में बात हो रही है तो आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। 2 पाई तो इग्नोर कर दोगे, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसकी पावर प्लस हाफ है तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और इसकी पावर नेगेटिव हाफ है तो नेगेटिव हाफ मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन जी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि यहां पर चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। अब देखो लेंथ इंक्रीजेस बाय 4%, इसका मतलब लेंथ में जो चेंज हुआ है वो पॉजिटिव चेंज है, तो यहां पर आप लिखोगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 4%। एंड जी इंक्रीजेस बाय 2%, मतलब जी में जो चेंज आया है वो भी पॉजिटिव चेंज है, तो यहां पर आप लिखोगे माइनस हाफ परसेंटेज, मतलब कितना परसेंटेज आया है, 2% मल्टीप्लाइड बाय 2%, ऐसे। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 से 4 चला गया, 2 टाइम्स 2 से 2 चला गया, 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1% आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पक्का टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, 1% बढ़ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका इंक्रीजेस बाय 1%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दिस इज द डिफरेंस। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप एरर का ये वाला रूल यूज करते हो। तो आया समझ में अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा ना अच्छे से बार बार भले ही आपको देखने की जरूरत पड़े, बट दिस इज द माइन्यूट डिटेल जिसके ऊपर सवाल बनाता है, जेई और नीट जिसके ऊपर सवाल बना सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये वाला पॉइंट बच्चे मिस करेंगे। एंड दिस इज द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। पता ये चीजें हैं जो एनसीईआरटी के अंदर लाइंस, बिटवीन द लाइंस पढ़ने पर आपको पता चलेंगी। तो मैंने यहां पर आपको सवाल की दृष्टि से समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज एक और सवाल हो गया तो आपको अच्छे से ध्यान रह जाएगा। यहां से अगर आगे बढ़े अपन तो कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करना चाहेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, z आपको दे रखा है a अपॉन a माइनस बी, तो हमने देखा कि यार यहां पर तो सीधा सीधा ना एडिशन रूल लग रहा है, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना ही पावर, कोई रूल नहीं लग रहा है यहां पर, ठीक है।
और हमने पूछा गया ए और बी आर मेजर्ड विथ एरर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, रिलेटिव एरर बतानी है हमें जेड के अंदर कितनी होगी। अब क्या करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, हमें क्या कर रखा है, जेड हमें दे रखा है कितना, ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो हमेशा पूरी फिजिक्स की बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरी फिजिक्स में जब भी आपका रूल नहीं फिट हो रहा हो तो आप स्लाइट मॉडिफाई करने की कोशिश करा करो प्रॉब्लम को। आप यहां पर देखोगे कि यार अगर मैं इसको a माइनस बी को क्या मान लूं, सम अदर क्वांटिटी c मान लूं, अगर मैं इस a माइनस बी को क्या मान लूं, c मान लूं, ठीक है, तो अब यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा, यहां पर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लग जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी c के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी a के अंदर एब्सोल्यूट एरर प्लस, ध्यान रखना, प्लस b के अंदर एब्सोल्यूट एरर। और अगर कोई आपसे कहे कि डेल्टा c अपॉन c किसके इक्वल होगा, तो आपने यहां पर c से डिवाइड कर दिया, c का मतलब है a माइनस बी, तो यहां पर भी आप किससे डिवाइड कर सकते हो, a माइनस बी से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये चीज हम निकाल सकते हैं। और यहां क्या फायदा हुआ, यहां क्या फायदा हुआ, यहां पर हमने जैसे ही a माइनस बी को क्या मान लिया, c मान लिया, तो एक रूल लगा यहां पर, कौन सा, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल डायरेक्ट रिलेटिव टर्म्स में बात करता है कि डेल्टा z अपॉन z जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा c अपॉन c के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी हैव डेल्टा c अपॉन c हमारे पास में है, तो डेल्टा a अपॉन a को तो रहने दो, छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, और डेल्टा c अपॉन c की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b, ये हमारा आंसर होगा। ऐसा आपको दिमाग लगाना है फॉर एन स्पेशल, फॉर ए स्पेशल केस, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट। बच्चे क्या करेंगे जब ये सवाल देखेंगे, घबरा जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे पकड़ लेंगे ना वो भी गलती कर बैठेंगे। देखो कहां कहां गलती कर सकता है बच्चा, एक तो यहां पर गलती कर सकता है, वो भूल जाएगा कि भले ही प्लस हो भले ही माइनस हो, एरर्स हमेशा ऐड होती है, वो यहां पर माइनस लगा देगा, ठीक है। और कहां बच्चा गलती कर सकता है, हो सकता है वो इसी को ट्रिक के तौर पे पकड़ ना पाए। आपने ये क्लास दे रखी है तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और देखो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है ना, ये कहां कहां पर लगता है, इसको अपन बोलते हैं सम ऑफ इनवर्स, इसको अपन बोलते हैं सम ऑफ इनवर्स, ठीक है। कहां कहां पर लगता है, एक तो लगता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कहां लगेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। एक लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और देख सकते हो और भी कई अलग अलग तरीके, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, कॉन्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, ठीक है ना, वहां पर भी इसी तरीके के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। तो मतलब आपको यहां से समझ में आ जाएगा। तो इनमें क्या होता है, इनमें आप डायरेक्ट क्वांटिटीज का सम नहीं करते, आप किसका सम करते हो, उनके इनवर्सेस का सम करते हो। मतलब 1 अपॉन आर जो होगा वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के इक्वल होगा। आया समझ में? या यहां पर देखोगे तो 1 अपॉन सी जो होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 के इक्वल होगा, ठीक है। और कहां कहां पर होता है ऐसा, और होता है आपका मिरर फॉर्मूला, याद करो मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में क्या होता है,
1 अपॉन एफ जो होता है वो होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यहां पर भी आप इनवर्स इसका सम कर रहे हो। लेंस फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड है बट यहां पर भी सेम चीज लग जाएगी, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला में 1 अपॉन एफ होता है आपका 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, बट अगेन आप इनवर्सेस की टर्म्स में बात कर रहे हो। तो इन सारे केसेस में आप अगर एरर की टर्म्स में बात करना चाहते हो या परसेंटेज चेंज की टर्म्स में बात करना चाहते हो तो आप एक सिंपल सा रूल लगा सकते हो। क्या आप ये रूल लगा सकते हो, जैसे मैं रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिख देता हूं, बाकी में आप अपने आप कन्वर्ट कर लेना, कि परसेंटेज एरर इन आर डिवाइडेड बाय आर जो होगा, परसेंटेज एरर इन आर डिवाइडेड बाय आर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा परसेंटेज एरर इन R1 डिवाइडेड बाय R1 या परसेंटेज एरर इन R2 डिवाइडेड बाय R2। अब ये आया कहां से, हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, जाएंगे अपन जब टाइम आएगा तब मैं आपको लेके जाऊंगा उसकी डिटेल में, अभी नहीं जाना। अभी तो डायरेक्ट इसको एज अ फॉर्मूला हमें ट्रीट करना है और इन प्लेसेस पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज एरर की जगह रिलेटिव एरर भी हो सकती है ना, रिलेटिव एरर इन आर डिवाइडेड बाय आर, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। स्लाइटली अगर मैं बताऊं तो आया कहां से, हमने ये देखा कि यार ये जो एरर है ये है स्मॉल चेंज, और एक और जगह पर हमने स्मॉल चेंज पढ़ा था डिफरेंशिएशन। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कुछ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर वन स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन आर टू स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर हमने डिफरेंशिएशन करा किसके रेस्पेक्ट में, तो यहां पर 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने आर के रेस्पेक्ट में करा है। यहां पे 1 अपॉन आर वन स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने आर वन की रेस्पेक्ट में करा है। और यहां पर 1 अपॉन आर टू स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने आर टू के रिस्पेक्ट में करा, हमने आर टू को एक्स की तरह ट्रीट किया। तो ये स्पेसिफाई करते हैं अपन, मल्टीप्लाइड बाय आर डेल्टा आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर वन, और यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर टू, है ना। तो ऐसे हमारी एक इक्वेशन बनती है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। और इसमें हमने देखा कि जो डेल्टा आर अपॉन आर है, एक आर आप ले लो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस साइन तो सभी जगह से हट ही जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन डिवाइडेड बाय आर वन, और प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू डिवाइडेड बाय आर टू। यहां से फिर ये इक्वेशन निकल के आएगी भाई, रिलेटिव एरर इन आर, रिलेटिव एरर इन आर वन, रिलेटिव एरर इन आर टू, सबको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, तो फिर आप देखोगे ये परसेंटेज एरर के टर्म्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। आया कहां से दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप बार बार डिराइव थोड़ी ना करोगे एग्जाम के अंदर, बट यूज कैसे करना है वो आपने यहां पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला देख लिया। अब जैसे ये सवाल देखो, दो रजिस्टर्स हैं R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिलेटिव एरर इन दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें R1 की मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, R2 की दे रखी है, हमसे रिलेटिव एरर पूछी गई, तो रिलेटिव एरर की टर्म्स में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो डेल्टा आर अपॉन आर है वो कितना होगा, डिवाइडेड बाय आर किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाय आर टू डिवाइडेड बाय आर टू, है ना। ऐसे लिख लेते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले तो आर कैलकुलेट कर लेते हैं, आर होगा कितना, तो आर हो जाएगा आपका आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू।
ठीक है, वही इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाले लगाए, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो r आ जाएगा यहाँ पर दोनों का 10 और 20 का प्रोडक्ट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20, तो अल्टीमेटली आ जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाय 3 ओम, ये आ जाएगा हमारा r। और बाकी सारी वैल्यूज तो हमें दे ही रखी है, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि जो डेल्टा r अपॉन r होगा, इस r को आप उधर भेज दो, ये जो r है ना इसको आप उधर भेज दो, तो 20/3 चला गया उधर, और ब्रैकेट में देखो क्या है, डेल्टा r1 डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर, तो डेल्टा r1 है आपका 0.1 डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर प्लस डेल्टा r2 कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई होके r2 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिल जाएगा ऑलमोस्ट कितना, 0.01। ये आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.01 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये भी आपको करने आने चाहिए। ठीक है, जैसे इस साल जेई एडवांस के अंदर, जेई एडवांस 2023 के अंदर ये सवाल पूछा है, ये इस साल का सवाल था, जेई एडवांस 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बहुत आसानी से बच्चों ने कर दिया होगा, क्योंकि ये चीज हर जगह पढ़ाई जाती है, मैं कोई स्पेशल चीज तो पढ़ा नहीं रहा, हर जगह पर पढ़ाई जाती है, हर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को पता होती है। In an experiment for determination of the focal length of a thin convex lens, the distance of the object from the lens is this। तो u हमें दे रखा है, u हमें दे रखा है कितना, 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज फ्रॉम द लेंस, v हमें कितना दे रखा है, 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर दे रखा है। द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन u निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये है एरर 0.1, ये है वैल्यू 10, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कितना आ गया, 1% आ गया। और इसी तरीके से अपन परसेंटेज एरर इन v निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो ये भी आ जाएगा आपका 1%। दोनों में 1% की एरर है। और अब हमें पता ही है, सर ने बता ही दिया कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज एरर इन f डिवाइडेड बाय f किसके इक्वल हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन u डिवाइडेड बाय u प्लस परसेंटेज एरर इन v डिवाइडेड बाय v। ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में, इसको अपन पहले निकाल लेते हैं। तो लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला आप लगाओगे, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1/f जो होगा वो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। मैंने कहीं पिछले पेज पे उल्टा तो नहीं लिख दिया, पिछले पेज पे हाँ 1/v माइनस 1/u सही लिखा है। ठीक है, तो पहले अपन इसकी मदद से क्या करेंगे, f कैलकुलेट करेंगे, और थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो u जो होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। देखो ऐसे होता है, ये आपका लेंस है, कौन सा लेंस दे रखा है आपको, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो u आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा, भाई ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, पोल मान लो एक तरीके से, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से आप नेगेटिव साइड पे जाओगे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो यहां पर तो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर इसकी रियल इमेज बन रही है, यहां पर कहीं पे, यहां पर इसकी रियल इमेज बन रही है, तो ये आपकी इमेज हो गई। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा नेगेटिव साइड पर होता है, तो u हो जाएगा यहां पर नेगेटिव, और रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज इस तरफ बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो थोड़ा साइन कन्वेंशन आपको ध्यान से रखना है। तो 1/f कितना आ जाएगा आपका, 1/v, तो v अपनों को पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव ले लिया 20
माइनस u अपनों को नेगेटिव लेनी है, तो यहां पर ले लिया -10। बस इतना सा ध्यान रखना था इसमें, बच्चों से यहीं पे हुई है जिनसे भी मिस्टेक हुई है, बाकी ये तो सबको पता था, है ना। ये मिस्टेक जो है ये आपको नहीं करनी, तो ये तो आप पढ़ोगे मेरे साथ ऑप्टिक्स वगैरह बहुत अच्छे से हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली आ गया आपका एलसीएम आ गया 20, यहाँ पर आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 3/20, मतलब एफ आ जाएगा आपका 20/3 सेंटीमीटर। लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ये, बस वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी सब कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो परसेंटेज एरर इन एफ वुड बी, एफ चला जाएगा उधर, मतलब 20/3 चला गया इस तरफ, टाइम्स परसेंटेज एरर इन यू हम निकाल चुके हैं 1%, डिवाइडेड बाय यू कितना है खुद 10 है, फिर यहां पर प्लस परसेंटेज एरर इन वी दैट इज अगेन 1%, ठीक है, डिवाइडेड बाय वैल्यू, वैल्यू कितनी है इसकी 20 है। तो अल्टीमेटली आ जाएगा ये 20/3 मल्टीप्लाइड बाय वही एलसीएम वगैरह लोगे तो 20 आ जाएगा आपका एलसीएम, यहां पर आएगा 2%, यहां पर आएगा 1%, मतलब 3%, 3 से 3 चला गया, 20 से 20 चला गया, आंसर आ जाएगा आपका 1%। दिस वुड बी योर आंसर। तो ये सवाल इस बार जेईई एडवांस के अंदर पूछा गया था। अगेन देखो थोड़ा सा स्पेशल केस होता है ना, अक्सर वहां से सवाल बन जाता है जहां पे थोड़ा चीजें घूम रही है, जहां पर चीजें डायरेक्ट नहीं लग रही। तो ऑब्वियसली ये वाला जो केस अपनों ने पढ़ा, मैंने तो आपको हर जगह बता दिया कहां कहां लग सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप ये केस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ स्पेशल केसेस जो कि हमने बड़े अच्छे से सीख लिए। अब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम नहीं घबराने वाले। अब अपन बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, कि मान लो ये आपका एक स्केल है, मान लो ये आपका एक स्केल है और इसके ऊपर मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 0, फिर 1 2 3 4, फिफ्थ थोड़ा सा लंबा हो गया 6 7 8 9, ये हो गया 1, फिर 1 2 3, ऐसे मार्क्स बने हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हो, किसी लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो आपने यहां से लेके यहां पर एक लेंथ ली, यहां से लेके यहां तक आपने एक लेंथ ली और आप इसका क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, यहां तक की लेंथ का आप मेजरमेंट कर रहे हो, फ्रॉम ए टू बी, इस लेंथ का आप मेजरमेंट कर रहे हो। तो इस डायग्राम को देख के बताओ मेजरमेंट कितना आएगा। तो इस डायग्राम को अपन देख के बता सकते हैं, ये जो हमारा मेजरमेंट आएगा, वो कितना आएगा, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये हो गया 1.1, तो 1.1 और 1.2 के बीच में, तो हमारा मेजरमेंट आ जाएगा, हम लिखेंगे 1.1 प्लस माइनस जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट कितना है यहां पर आपका 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे हम लिखते हैं हमारे मेजरमेंट को। मतलब हम यहां पर ये बताना चाहते हैं कि इस 1 के बारे में हम श्योर हैं, बट ये वाला जो 1 है ये 1 भी हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है, 1.1 से लेके 1.2 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है, यही तो बताना चाह रहे हैं। मतलब ये वाली जो डिजिट है इसके बारे में तो हम श्योर हैं, और ये वाली जो डिजिट है ये आपकी अनसर्टेन डिजिट कहलाती है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, ये आपकी 1.1 से लेके 1.2 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहां पर आपको रोल नजर आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मेजरमेंट आपने लिया, जैसे ये आपने मेजरमेंट लिया, तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल सिर्फ मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में, जहां मेजरमेंट होगा वहां पर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करी जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स इज रिलेटेड टू मेजरमेंट,
राइट। एंड क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा श्योर डिजिट्स, मतलब वो सारी की सारी डिजिट्स जिनके बारे में हम श्योर हैं। तो इस 1 के बारे में हम श्योर हैं, भाई ये तो श्योर है कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो 1 तो आने वाला है। 1.1 और 1.2 के बीच में, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो श्योर डिजिट्स तो आपकी सारी की सारी होंगी, प्लस 1 अनश्योर डिजिट, है ना, अनश्योर डिजिट। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। इतनी डिजिट्स आपकी क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। जैसे अगर कोई पूछे कि बताओ यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो इस मेजरमेंट के अंदर कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, तो 2 डिजिट्स जो हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट है। क्यों, इसके बारे में हम श्योर हैं और ये आपकी पहली अनश्योर डिजिट है, इसको भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। तो कुल मिला के टोटल कितनी डिजिट्स हो गई आपकी, 2 डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट हो गई। ध्यान रखना, आप कभी भी एक मेजरमेंट को दूसरे मेजरमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। आप कभी भी एक मेजरमेंट को दूसरे मेजरमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मान लो इसी लेंथ को किसी एक और बच्चे ने मेजर किया होता, उसने कोई दूसरा स्केल यूज किया है ना, उसने थोड़ा सा प्रिसाइज स्केल यूज किया है, ऐसा है उसका स्केल, ठीक है, इस तरीके का उसका स्केल है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बेटा, कहीं नहीं मिलेंगी आपको, और ये सब कंसेप्चुअल चीजें हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है। इसका स्केल जो है वो थोड़ा सा प्रिसाइज है। कैसे, इसके ऊपर मार्क्स ऐसे बने हुए हैं, यहां पर लिखा हुआ है 0, यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, यहां पर लिखा हुआ है आपका 1। मतलब यहां पर 0 से 1 सेंटीमीटर को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया था, और इस स्केल में हमने 0 से 1 सेंटीमीटर को 20 हिस्सों में डिवाइड किया, तो थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही यहां पर भी मार्क बने हुए हैं आपके, ठीक है ना, यहां पर भी आपके मार्क बने हुए हैं इस तरीके से, एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से आपके मार्क बने हुए। तो अगर इस स्केल का यूज करोगे तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, आपने 1 सेंटीमीटर को 20 हिस्से में डिवाइड किया है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर को आपने 20 हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब 0.05 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट। इसमें इतनी अनसर्टेनिटी होगी। कैसे, जब आप रिजल्ट लिखोगे तो देखो 1 तक तो आप पहुंच गए, ये 1.05 है, ये 1.1 है, ये 1.15 है, कितना है 1.15, और 1.15 और 1.2 के बीच में कुछ भी हो सकती है आपकी लेंथ, है ना। तो आप यहां पर जो मेजरमेंट लिखोगे वो कैसे लिखोगे, आप यहां पर मेजरमेंट लिखोगे, यहां पर आप मेजरमेंट लिखोगे, यहां पर आप मेजरमेंट लिखोगे। इनफैक्ट आप गौर से देखोगे ना, तो ये एग्जैक्ट हमें कहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये एग्जैक्ट हमें 1.15 पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, एग्जैक्ट 1.15 पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम इसको ऐसे लिखेंगे 1.15 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो दोनों मेजरमेंट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी एक बच्चे ने मेजरमेंट करा होता, किसी एक बच्चे ने मेजरमेंट करा होता आपका, किसी एक बच्चे ने मेजरमेंट करा होता आपका 1.10 सेंटीमीटर मान लो, और दूसरे बच्चे ने मेजरमेंट करा होता, उसका इंस्ट्रूमेंट बेचारे का थोड़ा सा खराब है, उसने मेजरमेंट करा होता, ये मेजरमेंट बी है, उसने करा होता 1.1 सेंटीमीटर। दो अलग अलग बच्चों ने मेजरमेंट किया मान लो लेंथ का, एक का आया 1.10 और एक का आया 1.15,
1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाता, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट, मेजरमेंट 1 एंड मेजरमेंट 2 आर इक्वल। बताओ ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ठीक है, ये आपको बताना है। मेजरमेंट बी, क्या ये दोनों इक्वल है? अब आप नंबर के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा यार इक्वल तो है, नंबर के हिसाब से देखोगे तो आपको इक्वल नजर आएगा, हाँ यार 1.10 1.1 मैथ्स के हिसाब से तो इक्वल है, बट मेजरमेंट के हिसाब से ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जिस बच्चे ने मेजरमेंट किया है वो श्योर है किन दोनों डिजिट्स के बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, इस तीसरे डिजिट के बारे में वो श्योर नहीं है। और यहां पर जो मेजरमेंट है उसमें बच्चा श्योर नहीं है किसके बारे में, इसके बारे में तो श्योर है, इसके बारे में श्योर नहीं है। ये 1 भी हो सकती है और ये 2 भी हो सकती है, 1.1 से लेके 1.2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये 1.10 से लेके 1.20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता ना, हमने तो जस्ट मेजर किया है। तो मेजरमेंट की दृष्टि से अपन देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फॉल्स हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना, मेजरमेंट्स को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप दो मेजरमेंट देखोगे मैथ्स के नजरिए से आपको इक्वल नजर आएंगे, बट बिकॉज दीज टू आर मेजरमेंट्स, हमें नहीं पता कि 1.1 के बाद में क्या है, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, हमें नहीं पता। इधर हमें पता है कि 1.1 के बाद में क्या है, 0 है। तो अलग अलग हो सकते हैं ना, मैथमेटिकली ये दोनों इक्वल है, वैसे ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ये थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट फिगर्स का अच्छा और जो बोलते हैं ना बिटवीन द लाइंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। दो मेजरमेंट्स को जब भी आप कंपेयर करोगे, ऑल्दो मैथमेटिकली वो इक्वल है, बट इन जनरल वो दोनों आपस में इक्वल नहीं कहे जा सकते। स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये आपको और अच्छे से समझा देगा। ठीक है, अब हमसे जो प्रॉब्लम पूछी जाती है नीट और जेईई मेंस के स्तर पर, वो थोड़ी रिवर्स प्रॉब्लम होती है, उल्टी प्रॉब्लम पूछी जाती है हमसे। हमसे पूछा जाता है कि भाई ये आपका एक मेजरमेंट है, इसमें बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, हमसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं। हाउ टू फाइंड नंबर of significant figures in a given measurement। गिवन मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट हमें दे रखा है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता लगाए। 3 रूल है, तीनों ध्यान रख लेना। पहला रूल ये है कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होती है ना, नॉन जीरो डिजिट जो होती है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। दूसरा रूल, सैंडविच्ड जीरोस जो होते हैं, सैंडविच्ड, ये भी आपके हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और तीसरा, ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, जो पीछे की तरफ लगे होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, ये भी आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। इफ मेजरमेंट हैज डेसिमल, अगर मेजरमेंट में डेसिमल है तब तो ये सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिर्फ ये 3 रूल ध्यान रखने, सिर्फ ये 3 रूल आपको ध्यान में रखने। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल आपको कहा, ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक है, कि बताओ 1.0240, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। और अगर इसी को मैंने ऐसे लिख दिया होता, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया होता 10240, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे। सबसे पहले तो सर ने बताया था नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होती है। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब ये वाली डिजिट,
ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट ये सिग्निफिकेंट है। सैंडविच जीरो, जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए वो सैंडविच जीरो कहलाती है। तो ये देखो, इसके इधर भी नॉन जीरो है, इसके इधर भी नॉन जीरो, तो ये सैंडविच जीरो है। ठीक है, तो ये सैंडविच जीरो होने की वजह से सिग्निफिकेंट हो गई। और ये आपकी ट्रेलिंग जीरो है। तो ट्रेलिंग जीरो कब सिग्निफिकेंट मानी जाती है? जब मेजरमेंट के अंदर डेसिमल है। तो यहां पर डेसिमल है और डेसिमल होने के बाद में भी कोई यहां पर जीरो लिख रहा है, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि देखो मेरे इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन इतना है, मैं इस डिजिट तक वैल्यूज लिख सकता हूं। इंटेंशनल है ये जीरो, इसका मतलब ये भी क्या मानी जाएगी? ये भी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस मेजरमेंट के अंदर, और इसके अंदर ये तीनों नॉन जीरो है, ये आपका सैंडविच जीरो है, लेकिन ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मेजरमेंट के अंदर डेसिमल नहीं है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब देखो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उस क्लास के अंदर मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि बच्चे इग्नोर करते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास होगी, छोटी सी क्लास होगी। ठीक है, और वो क्लास सिर्फ वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी। आज का तो हमारा टाइम पूरा हो चुका है। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो कैलकुलेशन करना आप सीखोगे, बच्चों की प्रॉब्लम होती है सर हमें कैलकुलेशन करना सीखो, तो जो राउंडिंग ऑफ के रूल हो गए, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना हो गया, खासकर जेई मेंस के अंदर जहां पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर फर्क पड़ता है कि आपने डेसिमल के बाद में जीरो लगाया या नहीं लगाया, तब आपके रूल्स बहुत काम आते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, उसको आपको किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना। फिलहाल के लिए इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि हमारी टाइम लिमिट जो है वो आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर कि लेक्चर लंबे ना हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है 1 घंटे से लेके 1.25 घंटे के बीच का लेक्चर देखना। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा हर लेक्चर इतनी ही लेंथ का हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।